हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी फाउंडेशन। देखो, ये जो आपकी वीडियो है वो है आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, यानी कि आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो ये आपका वन शॉर्ट रिवीजन है, जो कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा कलरफुल नोट है, आप जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। देखो, ये हमारा वन शॉट रिवीजन है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारी चैप्टर फर्स्ट यानी कि जो केमिकल रिएक्शन एंड जो इक्वेशन है, इसमें जितने भी हमारे टॉपिक आए हुए हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग जल्दी से कवर करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, हमारा जो टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में जो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया था वो देता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। है क्या भाई, ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है? तो कहता है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज, अच्छा देखो, यानी कि जो सब्सटेंसेज हम लोग जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज, दैट इज प्रोडक्ट। यानी कि जो फाइनल चीज़ बन रही है, चीज़ मतलब वो खाने वाली चीज़ नहीं, ठीक है, जो फाइनल जो चीज़ बन रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट, और जिस चीज़ से बना रहे हैं उस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं रिएक्टेंट्स। इन दिस प्रोसेस द रिएक्टेंट्स एटम्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में ही क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, मतलब कोई नया एटम नहीं बनता। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर मान लो सपोज करते हो, आप अगर आलू की अगर सब्ज़ी बना रहे हो तो अब ऐसी बात है आलू की सब्ज़ी बनेगी, ऐसा तो नहीं ना कि कुछ और की सब्ज़ी बन जाएगी। तो होता क्या है, एटम्स ही आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं दूसरे तरीके से। अभी खाना पकने से पहले अरेंजमेंट कुछ और था, खाना पक गया तो अरेंजमेंट कुछ और हो गया। दैट इज, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है कुकिंग ऑफ फूड, सिंपल सी बात है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। बात समझ में आ रही क्या? हमारे बॉडी में जो हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, तो आप जाकर उसको देखो जरा। तो ये जो हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांस ले रहे हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर से जो हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, अंगूर को हम लोग जो फर्मेंटेट करते हैं, मतलब कि उसको हम लोग सड़ा करके जो बियर बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। बर्निंग ऑफ वैक्सेस, ये भी आपकी एक केमिकल रिएक्शंस है। एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो भी आप फ्यूल देख रहे हो, आप अपने किचन में जलता हुआ देख रहे हो, गाड़ियों में जलता हुआ देख रहे हो, वो सभी के सभी क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे पता चलेगा भाई कि देखो कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, उसके स्टेट में चेंज आ जाता है। स्टेट में चेंज करने का मतलब हो सकता है कि मान लो कि वो लिक्विड है तो सॉलिड बन जाए, सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए। बात समझ आ रही क्या? सॉलिड है तो गैस बन जाए, गैस है तो सॉलिड बन जाए। तो अगर इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं तो समझ लेना है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हैपन हो रहा है। दूसरी चीज़ है चेंज इन कलर, उसका कलर बदल जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का वहाँ से इवोल्यूशन, जैसे मान लो आपने कागज़ जलाया, तो कागज़ जब जलता है तो कैसे पता चला भाई कोई चीज़ जल रही है, तो क्या निकलने लगता है वहाँ से, गैस निकलने लगती है। तो समझ जाना है कि भाई देखो रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी अगर चेंज हो रहा होगा तो हम समझ जाते हैं। इसका एक बड़ा सा आपको एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में दिखाया गया है कि इस तरीके से आप जब फ्लास्क को टच करते हो तो वो गर्म हो जाती है। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन के मतलब एक तरीके से आपको ये बताएंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन इधर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, देखो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब क्या होता है ना कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जिस चीज़ से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुना, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो हुआ उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी को आप लोग बोलोगे क्या, इक्वेशंस। यूजिंग, अब हम लोग इसमें यूज़ क्या करते हैं, तो सिंबल्स यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑफ सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने कहा कि ए और बी हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट थे, इन्होंने रिएक्ट किया और आपस में मिलकर के एक डी बना गया, एक प्रोडक्ट डी बन गया। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ए प्लस बी टेंस टू डी, मतलब ए प्लस बी गिव्स डी। ए और बी मिलकर के क्या बन गया? डी बन गया। या फिर जैसे एक बढ़िया सा अगर आप एग्जाम्पल लो तो क्या बोलते हो, मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ध्यान रखना, देखो केमिस्ट्री पढ़ने का एक मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है, मैंने हर बार ये अपने वीडियो में भी डिस्कस किया है कि आप क्या करना है ना, आपको जो भी चीज़ें आपकी मेंशन हो रही होती हैं उनको एक पेज लो, इनको एक कॉपी लो और कॉपी में उन सारी चीज़ों को लिखते। जैसे मान लो आपने मैग्नीशियम पढ़ा, ठीक है, MgO पढ़ा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख लो इसको। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई? देखो
अब हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है जनरली 2 टाइप्स का होता है। पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो 2 बातें पता चली कि इधर वाली जो चीज़ होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर जो बन जाता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो होता है क्या है कि जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उनके नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम सभी आपस में अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई साहब देखो ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जरा बात को समझना, बहुत जल्दी हम लोग इस चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। हमने वीडियो में डिटेल में अच्छे से आपको सब समझाया है। ओके, कहता है कि देखो कभी कभी आपको तो ये डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन दे देगा बैलेंस करने के लिए, बट कभी कभी ये आपको ऐसे वर्ड फॉर्म में दे देगा। कहेगा जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो आपको देखो सभी का जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा। जिंक Zn हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान रख लो, लिख लो इसको, अपनी एक पतली सी पेज बनाओ, कॉपी बनाओ, और उस पर सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले को लिखते चलो। H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इसका लिखना पड़ेगा, कंपाउंड फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या बनता है देखो, जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक और सल्फेट का मतलब क्या होता है SO4, तो जिंक सल्फेट बना प्लस और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब जरा चेक करते हैं कि ये हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं, इतना आपको तामझाम नहीं करना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया है। जिंक हम पहले ये देख लेते हैं कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो जिंक है, देखो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और कोई है कि इसके अलावा नहीं। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब आपकी 4 चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि जिंक का जो LHS, ये देखो ये हमारी जनरली क्या होती है, हमारी इधर वाली साइड क्या LHS है, इधर वाली साइड क्या RHS है। तो हम देखते हैं कि LHS में जिंक कितना है, देखो 1 है। RHS में कितना है भाई, 1, यहाँ तक ठीक ठाक है। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन हमारे जो LHS है वो LHS में हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है, देखो 2 है ना, H2। और RHS में देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर भी देखो 2 है, अभी भी ठीक ठाक है। सल्फर की बात कर लें तो 1 है, और इधर भी कितना है, 1 है। बात समझ में आ रही है क्या। अब ऑक्सीजन की जरा बात करो, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यानी कि LHS में 4, यानी कि हर एक एटम, हर एक एलिमेंट का जो एटम है LHS में और RHS में वो इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई साहब देखो हमारा ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, ये बैलेंस्ड है, आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि चलो जरा इसको आप बैलेंस करो। देखो तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, सेम वही बात हो गई कि LHS में और RHS में जो भी हमारे एलिमेंट्स के एटम हैं, यानी कि जो भी हमारे एटम्स हैं उनकी जो नंबरिंग होगी वो आपस में इक्वल नहीं होगी। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनबैलेंस्ड या केमिकल या स्केलेटल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे एग्जाम्पल NCERT से लिए गए हैं, तो इसलिए कोई भी एग्जाम्पल को छोड़ा नहीं गया है। जैसे आयरन है, ध्यान रख लेना, आयरन Fe का, जैसे आपको तो सबसे पहले 30 तक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आयरन Fe H2O, हमने आयरन को क्या किया, H2O के साथ रिएक्शन कराया, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बना, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब जरा चेक करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है इट इज़ बैलेंस और नॉट। देखो तो Fe हमने कहा भाई एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अब जरा LHS में देखो Fe की अमाउंट कितनी है, 1, RHS में देखो कितनी है, 3, और हाइड्रोजन की LHS में अमाउंट देखो कितनी है, 2, और RHS में कितनी है, 2। ऑक्सीजन की देखो कितनी है, 1, ऑक्सीजन की यहाँ पर देखो कितनी है, 4। देखो बात समझ आ रही है ना, ये 4, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या दिख रहा है, LHS और RHS क्या इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है। तो हम कहेंगे भाई कि देखो ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, यानी कि FeS2O प्लस Fe3O4 H2, ये हमारा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब स्केलेटल इक्वेशन है। अब तो सर सवाल है कि अब ये बैलेंस कैसे किया जाए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस किया जाए। चलो जरा हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपनी इक्वेशन को लिख लेना होता है, और जो भी आपको सबसे जो बिगर फार्मूला दिख रहा है आप उसको पहले टारगेट करो। तो बिगर फार्मूला आपने देख लिया क्या है, इन सब में से आपको बिगर फार्मूला कौन सा दिख रहा है, Fe3O4। ओके, अब ये जो Fe3O4 है, इस Fe3O4 में सबसे जिसके पास ज़्यादा एटम है ना, आप उसको सबसे पहले कैप्चर करो। तो सबसे ज़्यादा एटम देखो किसके पास है, ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 है। तो इस तरफ 4 है ऑक्सीजन और इस तरफ कितना है, 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इधर ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। इसको देखो, इस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो हम इधर क्या कर दिए, 4 कर दिए। तो हमने यहाँ पर देखो क्या कर दिया, अगले स्टेप में हमने 4 कर दिया। जैसे ही 4 किया तो इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों आपस में हो गए इक्वल। अब इसी बिगर फॉर्मूले में हमारे पास एक और एटम था Fe का, एक और एलिमेंट है ना Fe का। अब ये Fe के पास देखो कितने एटम्स हैं, 3 हैं RHS में, और LHS में देखो कितने हैं, 1 है। तो क्या लगता है
LHS में भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लो जरा कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास केमिकल इक्वेशन था, हमने Fe को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। लेकिन अब जरा समझो, जब आपने 3 को मल्टीप्लाई करके Fe को जब बैलेंस कर दिया तो देखो अब और क्या अनबैलेंस्ड है। Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की जरा जरा जब बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन देखो कितना 8 है और इधर हाइड्रोजन देखो कितना है 2 है। मतलब क्या करना पड़ेगा, इधर अगर हम 4 करते हैं, इधर भी क्या कर दें, अगर हम 4 करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, देखिए ये आपके लिए एक इक्वेशन है, आप इसको ज़रा बैलेंस करके दिखाओ। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना एग्जांपल नंबर 2, आप इसे ज़रा बैलेंस करो। मीथेन है, ऑक्सीजन है और आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मीथेन है तो मीथेन का क्या होता है CH4, ऑक्सीजन का होता है O2। इस तरीके से चलो आप जरा जल्दी से बैलेंस करो, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से बैलेंस करो जरा। कर लिया बैलेंस? क्या देखो क्या हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले मैंने आपसे बार बार देखो, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को, यानी कि मीथेन है ना, तो मीथेन का जो भी फॉर्मूला आप उसको एक कॉपी में लिख डालो। ठीक है, तो CH4 होता है, मीथेन का फॉर्मूला O2 होता है, CO2H2। ये हमारा नॉर्मल, ये भी हमारा स्केलेटल इक्वेशन है। अब देखते हैं क्या चीज़ अनबैलेंस्ड है। तो भाई हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है, अगर हम बात करें कार्बन की तो देखो कार्बन जरा देखो बैलेंस है। हाइड्रोजन की देखो बात करें अगर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर है 2। तो क्या किया जाए, अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, 2 हाइड्रोजन कर दें तो बात बन जाएगी, बिल्कुल हो गया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पर 2 किया ना, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन देखो कितना हो गया। तो अब ये आप पूरा काउंट करोगे, ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 2, और इधर यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर हम 2। और ध्यान रखना, जब भी हम कभी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप 4 बनाने के लिए आप यहाँ पर 4 कर दोगे। आप ये कभी नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने 4 कर दिया। ये कभी भी नहीं करना है, ध्यान से सुन लो, ये कभी भी आप नहीं करोगे, वरना ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। तो कुछ हमारे टाइप्स होते हैं इक्वेशन के, जल्दी जल्दी से इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है हमारा तो कॉम्बिनेशन। क्या लग रहा है नाम से, देखो नाम को अगर समझ जाओगे ना तो इसका आपको डेफिनेशन भी पता चल जाएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि भाई 2 हमारे रिएक्टेंट होंगे और दोनों रिएक्टेंट मिलकर के क्या कर देंगे, कोई एक प्रोडक्ट बना देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वही चीज़ मैंने लिख दी है, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO। अब CaO का आपको देखो इसके 2 नेम होते हैं, एक तो होता है आपका केमिकल नेम और एक आपका होता है कॉमन नेम। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का क्या ये केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हम लोग जो कॉमन नेम देते हैं वो देते हैं क्विक लाइम, या हम लोग जनरली इसको बोलते हैं लाइम। ठीक है, अब हम इसको H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर के साथ हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं। ये जो देखो लिखा होता है ना, ये दैट मीन्स लिक्विड, ये बताता है, ये जैसे L लिखा हुआ है तो ये बताता है कि आखिर ये H2O है कौन सी स्टेट में। तो आपको लगा सर ये वाटर है तो पानी सर लिक्विड के स्टेट में, ऐसा नहीं है। लिक्विड है तो हो सकता है, सॉरी अगर ये वाटर है तो हो सकता है कि गैसेस स्टेट में भी हो सकता है ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट मतलब ये आइस बन जाए। बात समझ में आ रही ना? तो ये बातें समझो क्या बन जाता है। देखो COH का होल राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वही है जो हम लोग अपने वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। वॉल को अगर हमें पुताई करनी होती है ना, वॉल पे अगर हमें चूना लगाना होता है तो हम लोग इसी का करते हैं, COH का होल राइस। अब यहाँ से देखो क्या बाहर निकलती है, हीट भी बाहर, कुछ अमाउंट में हीट भी बाहर निकलती है। और ये CO जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, ध्यान रख लेना, इसका कॉमन नेम है स्लैग लाइम। यही स्लैग लाइम है, हम लोग क्या करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वॉल्स में। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये रिएक्शन बनता है। क्या होता है कि जब आपने इस CaOH के होल राइस को अपने वॉल पर लगा दिया तो देखो क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 तो रहता ही है। अब ये जो CO2 है वो क्या करेगा, इस CaOH के होल राइस से रिएक्ट कर जाता है 2-3 दिन बाद, और आप देखोगे कि आपकी जो वॉल है 2-3 दिन बाद वो चमकने लगती है। देखो जस्ट आपने जब पुताई करी है तो उस समय आपकी ये वॉल नहीं शाइनिंग नहीं करती, 2-3 दिन बाद करती। क्यों? क्योंकि वो उसमें रिएक्शन करता रहता है किसके साथ, कार्बन में, ये सॉरी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल CO2 के साथ। तो जब ये रिएक्शन कर लेता है तो फाइनली 2-3 दिन बाद आपकी वॉल जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग करने लगती है। तो किसी वजह से तो क्या बन जाता है आपकी वॉल पर, वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स मार्बल बन जाता है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो हम लोग जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, एक और देख लो आप, जैसे बर्निंग ऑफ, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन। मैंने क्या किया ना कि एनसीईआरटी में जितने भी इक्वेशन आपके दिए गए उन सारे के सारे इक्वेशन को मैंने मेंशन किया है। तो बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल देखो आपकी कैसी एक रिएक्शन है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन है। सर कैसे पता, देखो एक
कंपाउंड है, दो आपका कंपाउंड है, दोनों आपस में मिलकर के क्या कर गए, दोनों मिलकर एक बन गया, तो हो गया ना, कंबाइन हो गया ना, ये दोनों आपस में मिलकर के कंबाइन हो गया, दैट मींस बर्निंग ऑफ कोल आपका एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ध्यान रखना है क्या होता है, कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ध्यान रखना ऑक्सीजन को कभी भी आप O नहीं लिखते, हमेशा O2 के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, देखो वाटर कैसे बनता है भाई, तो ये भी आपका जो वाटर का जो फॉर्मेशन है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग हमें दो टाइप के और रिएक्शन पढ़ने हैं। देखो ये अनदर टाइप हो गया, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बाद जस्ट हमें चले जाना चाहिए था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने में चाहिए थी, लेकिन एक और आपका इसी में एक सब टॉपिक दे देता है अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो नाम से ही लग रहा है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मान लो आपने कहा सर मैंने फ्यूल बर्न किया, ठीक है, मैंने क्या किया, फ्यूल बर्न किया, और जैसे ही फ्यूल बर्न किया तो उसके साथ देखो धुआं तो निकला ही निकला, वाटर के मॉलिक्यूल बने ही बने, साथ ही साथ कुछ हीट भी क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो अगर प्रोडक्ट के साथ हीट का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। नाम से ही लग रहा है क्या, एक्सो मतलब हीट क्या होगी, एग्जिट होगी, प्रोडक्ट के साथ एग्जिट करेगी। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपकी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी हमारा क्या है, एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब देखो यहाँ से एक बड़ा सा प्यारा ही क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि भाई क्यों ऐसा क्यों है, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बताओ चलो जरा एक्सप्लेन करो। देखो होता क्या है कि जब भी हम जो कुछ भी अगर खाना खा रहे होते हैं, तो जैसे कि मान लो हमने राइस खाया, पोटैटो खाया, तो उन सभी में क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। तो अब जैसे ही हमने सांस अंदर ली, अब ये जो हमारी ग्लूकोज है वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या कर देगी, एनर्जी दे देगी। और ध्यान रखना ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलती है, ये एनर्जी मिलती है आपको ATP के फॉर्म में। ये सर कैसे पता, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। मैंने बहुत डिटेल में, बच्चे आप ट्रस्ट करना, बहुत डिटेल मैंने उसको जाकर के समझाया, आप जाकर के जरा देखो, आपको मतलब लगेगा कि हाँ सारी बातें मेरे को एकदम अच्छे से एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद देखो दूसरा आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है किसका, एक्सोथर्मिक ये इक्वेशन का, वो आपका हो सकता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। यहाँ पर देखो क्या है ना, जो जैसे जो फार्मर लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो जो भी वेजिटेबल पील्स होते हैं, गाय का जो काउडंग होता है, तो उनको क्या करते हैं ना, वो एक जगह रख करके सड़ाने का काम करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट बन रहा है, खाद। इसको शुद्ध हिंदी में अगर बोलो तो क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, खाद। अच्छा, कंपोस्ट मैन्योर एक चीज़ है और फर्टिलाइजर अलग चीज़ है। फर्टिलाइजर क्या होता है, देखो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यूरिया उसमें होता है। तो फर्टिलाइजर के थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अब आपको पता है कि जनरली ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप कब तक कंपोस्ट यूज़ करोगे। कंपोस्ट यूज़ करने का मतलब है कि बहुत ही लेस अमाउंट में आपकी जो भी प्रोडक्शन होगी बहुत ही कम होगी, है ना। जो फार्मर होते हैं ना, अब सारे के सारे जो फार्मर है ना, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करते थे, मतलब घर पर बनाया खाद वो यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो यूरिया का यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, बात नहीं बन पा रही है ना, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है इस वजह से। चलो इतनी बातें हो गई। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। बात समझ में आ रही है, जिसमें हमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। दो तरीके के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो फिलहाल अभी हम एंडोथर्मिक को नहीं देखते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। एंडोथर्मिक अब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेंगे ना, तो हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है रिएक्शन का वो है डिकम्पोजिशन। डीकम्पोज, नाम में जरा देखो, नाम में क्या छुपा हुआ है, कह रहा है डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब आपके पास कोई एक सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, ढेर सारे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं फिर से देखो, आपको हम हमेशा आपको फिर से बोलेंगे, फिर से बोल रहे हैं, ये जो भी आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है FeSO4, इन सब को आप अपनी कॉपी में लिख डालो, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पता है, याद नहीं आता है, इधर उधर फैन देखोगे, पूछोगे ये बता दो। तो इसलिए हम आपसे फिर से कह रहे हैं, इनको अच्छे से कॉपी में लिख लो, एक पेज पर एक पतली सी कॉपी बना लो। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो फेरस सल्फेट FeSO4 बोलते हैं जिसे, हमने इसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीटेड कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने आग लगा दी, मतलब या इसको आग के ऊपर रख दिया, तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, Fe2O3। और फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखो कि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है, NCERT जनरली ये जोर देकर के बोलता है कि इसका आपको कलर भी याद रखना है। तो ये जो फेरस सल्फेट है वो होता है ग्रीन कलर का, लेकिन जैसे ही जब आपने इसे हीट किया, ये ब्रेक हो गया है फेरिक ऑक्साइड में, और ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। और साथ में साथ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 अगर होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और अगर SO3 होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई, ओके। अब देखो, ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, ये भी जनरली 3 तरीके के होते हैं।
कौन कौन से सर 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब देखो क्या होता है कि आग लगा दो उसके नीचे, मतलब कोई भी चीज़ रखो और उसको आग लगा दिया, तो उसको बोलते हैं थर्मल। दूसरा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब अब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे। इस सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या करना है, अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तीसरी चीज़ है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है सर? तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो क्या नाम से लग रहा है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। मतलब आप क्या करना है कि आपको अगर किसी का रिएक्शन अगर कराना है तो आपको उसको लाइट के प्रेजेंस में रखना पड़ेगा। जब तक उस पर लाइट नहीं फॉल होगी तब तक वो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो फोटो का मतलब ये होता है लाइट, सन की लाइट, ठीक है। बारी बारी से हम लोग देखो बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या? रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सिंपल, जो हीट का एब्जॉर्प्शन करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का बर्न होना, ब्रेक डाउन होना। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको क्या कर दिया? रख दिया आग पर। ये सिंबल किसका होता है? हीट का सिंबल होता है। ध्यान रखना, ये जो सिंबल बना है इस तरीके से हीट का सिंबल होता है। क्या बन गया? CaO प्लस CO2। अब ये वही देखो CO है, CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ये कॉमन नेम है। क्विक लाइम क्या है? कॉमन नेम है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? केमिकल नेम है। और अगर जिन बच्चों को लाइमस्टोन नहीं पता, मैंने बताया है लाइमस्टोन का मतलब होता है जो भी आपके अगल बगल अगर पहाड़, आप अगर हिली एरिया में रह रहे हो, जैसे जनरली हम लोग हिली एरिया में रहते हैं, तो मतलब हम लोग नॉर्थ में वो वाला नॉर्थ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या ना हम लोग की जगह पर ये सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर, ठीक है। क्यों? तो ये जो लाइमस्टोन है, जो बड़े बड़े जो पत्थर जो पहाड़ से निकल रहे होते हैं ना, सीमेंट वाले पत्थर, तो उसको बोलते हैं लाइमस्टोन। और इसी लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है तो बनता है क्विक लाइम, और फिर इसी को पीसा जाता है और इसी से पीस करके फिर सीमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। ये लाइमस्टोन मतलब समझ लेना एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है, जिससे हम सीमेंट बना सकें। अच्छा, अब ये देखो यूज़ क्या है, ये होगा सिंपल, वही बात मैंने बता दी, क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो इसके पीछे का जो हम आपको कहानी बताते हैं ना, तो इसलिए बताते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। कहानी बताने का केवल यही एक रीज़न होता है कि आपको चीज़ें याद रहें। दूसरा एग्जांपल देखो आप बता सकते हो, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस है। लेड नाइट्रेट, ध्यान रखना PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर Pb की वैलेंसी 2 है, ध्यान रखोगे। तो क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड, इसको गर्म किया, ये हमारा कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ये ट्रायंगल का जो निशान है इसको बोलते हैं डेल का निशान, ट्रायंगल का निशान। ये क्या शो करता है? ये दिखाता है कि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसे। तो लेड ऑक्साइड बन जाता है, PbO बनता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन मैंने आपको बताया कि आप क्या करोगे? बिना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए आपकी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो देखो कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है? ये आपका एक सिंपल सा एक कोई मग है, जग है, जो भी बोल दो आप इसे, ठीक है, प्लास्टिक की मग है। और इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने ये टेस्ट ट्यूब लगा दिया उल्टा, इसको नीचे से ऐसे काटा और काट करके 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब आपने उल्टा करके लगाया, उल्टा करके, ठीक है। अब इसमें आपने थोड़ा सा H2SO4 या थोड़ा सा HCl आपने इसमें डाल दिया ताकि करंट आसानी से इसमें, मतलब आयंस इसमें आसानी से फ्लो हो सके। अब इसमें आपने देखो इसमें 2 आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक आपने लगा दिया, एक सर इसका नाम कैथोड क्यों हो गया? इसका नाम है, देखो कैथोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस रॉड को अगर आप किसी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से अगर अटैच कर दोगे, बैटरी के, ये बैटरी है ना, बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप अटैच कर दोगे तो इसे हम लोग बोलेंगे कैथोड। अगर इसी रॉड को अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से अगर आप अटैच कर दोगे तो हम लोग बोलेंगे एनोड। मैंने डिटेल में वीडियो बताया जो है उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया। ये तो वन शॉट है ना, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही वहाँ से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई है ना इस लिक्विड में, इस बीकर में, तो क्या हुआ? जो क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो मेंशन भी किया है, जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये वाटर है ना, वाटर क्या होगा? देखो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना हमारा, लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो जो वाटर होता है, वाटर हमारा क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, कब? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से। जो हाइड्रोजन होता है वो आपके बन जाता है कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन होती है ना वो आपकी बन जाती है एनोड पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बताओ किस प्लेट पर बनती है, कैथोड या इलेक्ट्रोड पर, और ऑक्सीजन बताओ किस प्लेट पर बनती है, कैथोड या इलेक्ट्रोड पर। बात क्लियर हुई? अब यही चीज़ मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है क्या, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या मिलता है आपको? H2O का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और देखो क्या मिल गया? ये आपको मिल गया H2+ O2, और H2 कहाँ मिला? एट कैथोड। और अच्छा कैसे पता चला? तो देखो क्या होता है कि हम यहाँ पर माचिस की तीली जो है जला करके ले जाते हैं इसके पास, तो ये देखा गया कि ये जो गैस जो मतलब जली ना, वो पफिंग साउंड के साथ चल रही, पफ 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 करके जल रहा है, ठीक है। तो पता चला कि ऐसा जब चलता है तो समझ में क्या आता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस है।
ऑक्सीजन के पास जब ले जाया गया तो पता चला कि वो उसको माचिस की तीली को और ज़्यादा जलने में हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ये पहचान करने का तरीका होता है। उसके बाद फिर देखो अगला जो आपका रिएक्शन है वो है मोर, मतलब इसी के अगर हम और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl है, ठीक है। NaCl है, क्या होता है, ब्रेक डाउन ये भी हो जाता है Na+Cl2, है ना। जब आप ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तब Al2O3, जिसको हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, क्या बन गया 4Al+3O2। तो इस तरीके से सब हमारी गैसेज हैं, गैसेज क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है। क्लियर है बात, ये सब ध्यान रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। और नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं फोटोलिसिस की, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या है भाई, फोटो डिकम्पोजिशन मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, किसके प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है सिल्वर, ठीक है, इसको हम लोग सिल्वर Ag, और सिल्वर हमें केवल सिल्वर नहीं, हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो AgCl, अब ये टू वगैरह सब हमारी ये सब बैलेंसिंग का तरीका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आप बैलेंस सीख चुके हो तो आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। तो AgCl है, हमने इसको सनलाइट के पास हमने इसको ले गए तो ये पता चला कि पहले जो AgCl था वो वाइट कलर का था, जैसे ये लाइट के संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया, वैसे ये ग्रे कलर का हो गया और यहाँ से Cl2 हो गया अलग। तो है तो देखो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो रहा है ना, यहाँ से Ag और Cl क्या हो रहा है, दो अलग अलग पार्ट में बढ़ रहा है, तो डिकम्पोजिशन। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से, इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं क्या, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात क्लियर भी। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके का एक और आपका एग्जाम्पल है। अब हम लोग ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये येलो कलर का होता है सिल्वर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये NCERT मेंशन कर रहे हैं इसलिए हमने भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो सेम यही ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब ये जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका एक बड़ा ही बढ़िया हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। जो पहले जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो निकाले जाते थे ना, वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके निकाला जाता था, ठीक है ना। तो याद रखना है क्या कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में बेस्ड ऑन दीज रिएक्शन, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे दो तरीके के और रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो वहाँ पर हमने एक्सोथर्मिक कंप्लीट कर लिया था, हमें ये पता चला था कि जो भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से हमने वहाँ पर एक्सोथर्मिक पढ़ा था। अब देखोगे आप ध्यान से, तो ये जितने भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो चाहे आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, या फिर वो आपका फोटोलिसिस हो, सभी के सभी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे पता, देखो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जो हीट ले करके, एनर्जी ले करके अपने आप को डिकम्पोज कर ले, ब्रेक डाउन कर ले, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। मतलब बात समझ में आ गई। एक्सोथर्मिक में क्या था कि जब प्रोडक्ट बनता था तो हीट का फॉर्मेशन होता था, हीट भी साथ में, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलती थी। जैसे आपने कहा सर मैंने तेल जलाया, ऑयल बर्न किया, पेट्रोल, और पेट्रोल के साथ देखो हीट भी निकल गई, तो हम कहेंगे देखो भाई ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अब बिना, अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो बिना उसमें हीट दिए, बात समझ में आ रही है ना, बिना हीट दिए वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप पानी गर्म करना चाहते हो, तो पानी गर्म करने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है हीट देना पड़ेगा। पानी का गर्म करना क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है। ओके, तो सेम भाई मैंने सिंपल सा डेफिनेशन आपको यहाँ पर देखो लिख दिया है, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। कोई भी, तीनों में से कोई भी चलेगा, हीट दे दो भाई, लाइट दे दो या इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तीनों में से कोई भी चलेगा, जिससे कि उसका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। या फिर दूसरे एक तरीके से आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हो, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बात क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस कर देना। वो कहेगा ऐसा है, तुम निकलो यहाँ से, ये मेरी जगह है तो मेरी जगह छोड़ो, ठीक है, तुम जाओ दूसरी जगह और हम आते हैं यहाँ पर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो थोड़े कमज़ोर वाले भाई साहब को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कहेगा निकलो यहाँ से, ठीक है। देखो द रिएक्शन, सेम वही मैंने डेफिनेशन लिख दिया, रिएक्शन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट, मोर एक्टिव, ध्यान रखना, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, हटा देगा, अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि भाई आप थोड़े वीक हो, है ना, या फिर मान लो आप बहुत अच्छी खासी बॉडी सब बना ली हो, ये एकदम ढोले शोले बना ली हो, और क्लास में जो है आपका कोई सीट लेकर के बैठ गया, तो क्या कहोगे, चलो निकलो यहाँ से, डिस्प्लेस कर दोगे ना, एकदम से तो नहीं ख़त्म करोगे उसको डिस्प्लेस करोगे, कहोगे ऐसा है भाई साहब तुम चले जाओ उधर, ये मेरी सीट है ना। तो देखिएगा आपका डोला सोला देखेगा और निकल लेगा साइड से, ठीक है। तो ये होता है।
तो बात समझ आ रही है। तो ऐसे ही देखो, अब इसमें भी रिएक्शन में भी होता है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ सीरीज याद करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। बिना इस सीरीज को याद किए, जैसे देखो होता है क्या ना कि कभी कभी कुछ ऐसे एलिमेंट देते हैं जिसका रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बच्चे ज़बरदस्ती लिख देते हैं। समझ रहे हो? अब सबसे पहले आपको ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या है? एलिमेंट्स, ये आपका देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जो मैंने सबसे जो टॉप पर रखा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। वो किसी को भी आसानी से ऐसे ही चुटकी बजा करके हटा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले है पोटेशियम आता है, बेरियम, कैल्शियम, ये सब मैंने लिख दिया, मैग्नीशियम, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद उससे लो बेरियम। ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, ये सब हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते जा रहे हैं, है ना। टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Cu, ये सब और भी हैं। हाइड्रोजन के बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये जो हमारा प्लैटिनम है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट है, सबसे लीस्ट है ये प्लैटिनम। ये प्लैटिनम क्या है भाई? सबसे लीस्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो बात होगी मेटल की। अब नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में जो सबसे एक्टिव होता है वो होता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की एक्टिविटी सबसे होती है कम। चलो, जैसे मैंने मान लो आपको एक एग्जांपल दिया कि चलो भाई आपके पास एग्जांपल है, जरा बताओ कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर Fe है और यहाँ पर Cu है, तो आपको क्या पता है? Fe Cu के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या करेगा? Fe बोलेगा ऐसा है भाई साहब, Cu बहुत रह लिए, चलो निकल दो यहाँ से। ठीक है, या इसको हटा देगा और खुद आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसका आपको नाम ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट है ये, और ये कैसा होता है? ब्लू सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाता है तो बन जाता है आयरन सल्फेट, यानी कि FeSO4, और ये आपका लाइट ग्रीन सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है, पर ध्यान रखना लाइट सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका जिंक है और प्लस CuSO4 है, तो आपको पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से कहीं ज़्यादा होती है। तो क्या करेगा? जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। देख लो ना, ये देखो भाई रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। तो कैसे पता चला? कैसे पता चला? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देखो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये देख लो ये चीज़। ठीक, बात क्लियर? देखो जिंक यहाँ पर है और कॉपर देखो कहाँ है, यहाँ पर। तो जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? जिंक उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बात क्लियर होगी? इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो ना, जैसे देखो अब आपसे परेशान करने के लिए देखो क्या पूछता है। यहाँ पर Cu यहाँ पर दे देगा, जिंक की जगह क्या दे देगा? Cu, और यहाँ पर दे देगा ZnSO4। अब बोलेगा कि चलो बताओ क्या बनेगा, तो आप बता दोगे रिएक्शन नॉट हैपेंड, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि जिंक को हटा सके। बात समझ में आ गई मेरी? ध्यान समझना। एग्जाम में बोल दिया कि सर हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया, बोल रहा है कि इसको बैलेंस करो, या फिर इसको इसका यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया, बोल रहा है कि चलो इसको बनाओ, और क्या दे दिया? यहाँ पर Cu दे दिया और यहाँ पर दे दिया ZnSO4। आप कहोगे सर ऐसा करते जिंक को सर कॉपर से रिप्लेस कर ही नहीं सकता, है ना। अगर यहाँ पर ZnSO4 है तो कॉपर के पास इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो जिंक को हटा सके। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो Pb और CuCl2 कॉपर क्लोराइड है, तो आपको देखना पड़ेगा कि लेड यानी कि Pb में और कॉपर में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो Pb ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, देख लो Pb ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो ये आपका यहाँ पर है और ये है आपकी देखो Pb, देखो Pb यहाँ है और कॉपर देखो है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? Pb स्ट्रॉन्ग हो गया ना। तो अगर Pb स्ट्रॉन्ग है तो क्या कर देगा? Pb कॉपर को हटा देगा, कहेगा ये चलो साइड में चल लो, निकल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा PbCl2 और प्लस C, मतलब लेड क्लोराइड बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है? सब बातें ध्यान से समझ लो। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी क्या था? वो सिंगल सिंगल हटा रहा था, अब क्या करेगा? डबल डबल हटाएगा। जैसे Na2SO4 है, यहाँ पर Ba है, तो Ba एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे? NO2 चला जाएगा Cl2 के पास और Ba चला आएगा SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा? BaSO4 और प्लस Na चला आएगा Cl2 के पास, तो NaCl हो जाएगा। NaCl2 से हट करके NaCl हो जाएगा। ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड कभी भी NaCl2 मत लिख देना, वरना गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अब इसके लिए आपको देखो डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, ये वन शॉट है, इसलिए हम आपको हमेशा प्रेफर करेंगे कि वन शॉट के चक्कर में ना पड़ करके सबसे पहले अभी समय है तो डिटेल वाली वीडियो को देखो। वन शॉट बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं देता है। वन शॉट उन बच्चों को अच्छे समझ में आता है जो पहले से डिटेल में पढ़े हुए होते हैं, है ना। वन शॉट रिवीजन के लिए। ओके, अब देखो ये जो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन में सॉल्यूबल नहीं हो पाती, जो सॉल्यूशन में मतलब मिल नहीं पाती, अच्छे तरीके से घुल नहीं पाती, तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे मान लो आपने कहा कि आप चीनी घोल रहे थे पानी में,
और बहुत ज़्यादा चीनी डाल दिया, घुला नहीं, तो अब चीनी क्या हो गया, एक प्रिसिपिटेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिसिपिटेट बनता है वो बनता है BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO44 माइनस एंड Ba2 प्लस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, अगर आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल पूछता है तो आपको ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं याद रखोगे तो काम नहीं चलेगा। ओके ओके, नेक्स्ट देखो बात करते हैं अपने ऑक्सीडेशन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडेशन मत का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन को देखो आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड होना बोल दो, गेन होना बोल दो, एक ही बात है। या इसका अपोजिट कर लो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन गेन हो तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हाइड्रोजन का अगर लॉस होगा तो बोलेंगे ये भी देखो ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली रिडक्शन भी क्या है, एक प्रोसेस है। ध्यान रखना, ये सब एक प्रोसेस है, प्रोसेस, ये कोई सब्सटेंस है, ये सब कोई कंपाउंड नहीं है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है। तो भाई रिडक्शन कैसा प्रोसेस है, जस्ट उल्टा कर दो। रिडक्शन में क्या है, अभी ऑक्सीडेशन में आपने क्या देखा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन थी, ठीक है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, तो उसको हमने ऑक्सीडेशन बोल दिया। रिडक्शन में उल्टा कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को मिलाकर के दोनों को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। मतलब रिडक्शन का रिड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो रिडॉक्स हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। जैसे ये आपके पास एक रिएक्शन है Cu+O और क्या बन गया, 2CO बन गया। अब पूछ रहा है चलो बताओ कि क्या ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं। जरा देखो, यहाँ पर कॉपर था, कॉपर के साथ जब प्रोडक्ट बना तो क्या बन गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो याद करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कॉपर हमारा हो गया ऑक्सीडाइज्ड, किसमें, CuO में। बात समझ में आ गई बस। तो यहाँ पर केवल एक ही रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हो सकता है कि कभी कभी किसी रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्शन होता है, हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हो सकता है कि रिडक्शन हो, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। फॉर एग्जांपल इस वाले में देखो, ये हमारे पास जो CuO था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो था, हमने इसको H2 से रिएक्शन कराया और क्या बन गया, ये Cu+H2O बन गया। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जो CuO है इसने क्या किया, CuO, ध्यान से देखना कि CuO था, अब यहाँ पर O नहीं रहा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बात समझ में आ गई? यानी कि CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसमें, Cu में, मतलब CuO रिड्यूस्ड हो गया, किसमें, Cu में। नेक्स्ट देखो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखो कैसे, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जब प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब H2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, किसमें, H2O में। बात समझ में आई? चलो देखो, अब यहाँ पर दो बातें समझनी है। ऑक्सीडेशन अगर रिडक्शन आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया कि कब ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कब रिडक्शन बोलेंगे, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ से दो बातें समझनी है। पहले तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन कौन और क्यों, कैसे। उसके बाद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस जो उस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन को कराने की कोशिश कर रहा है या करा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस हो गया, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखना, ये एक सब्सटेंस है। तो देखो सिंपल सा मैंने तरीका आपको क्या बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट पूछता है ना, तो बस देखो कि रिडक्शन किसका हो रहा है, जस्ट उल्टा, जस्ट देखो कि रिडक्शन किसका हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। दो चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, एक सब्सटेंस है। क्या करना होता है, देखते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है उसको बता देंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसको बोल देंगे ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? जैसे चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो वही चीज़ है, मैंने फिर से वही चीज़ मेंशन कर दिया क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ, जो ऑक्सीजन को क्या करे, दे दे, गिव कर दे, लूज कर दे, और गेन हाइड्रोजन, है ना। बात समझ में आई ना? बस ये बातें याद रख लो ना यार, ये बातें याद रख लो। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ध्यान रख लो कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब होगा। चलो अब इसके बेसिस पे बड़े ही हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को जरा सॉल्व कर लेते हैं अपनी NCERT बुक के रिगार्डिंग। देखो तो इस इक्वेशन को जरा देख करके समझो, क्या आप समझ पा रहे हो। MnO2 है, 4HCl है, क्या बन गया, MnCl2 बन गया, 2H2O बन गया और Cl2 बन गया। तो जरा ध्यान से देखो MnO2, यहाँ पर इस रिएक्टेंट में क्या है, MnO2, O2 है, O2 है।
अब जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट में से केवल Mn है और Cl है, मतलब कि O हट गया, तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या, रिडक्शन। बात समझ में आ गई। सिमिलरली देखो HCl है, HCl क्या बन गया, Cl2, मतलब यहाँ से देखो HCl के पास H था ना, यहाँ से H हट गया तो रिडक्शन, सॉरी हाँ हमारा क्या हो गया, H हट गया। तो H अगर हट गया तो क्या बोलते हैं, दो चीज़ें, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो आपने कहा सर ऐसा है कि सर इसका देखो रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बताया कि जिसका रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग जनरली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग O और A से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R एंड A से, ठीक है। ओके, एक और देखते हैं जरा सा इसको, चलो जरा आप बताओगे, रिएक्शन लिख लो पहले और इसको आप जरा ट्राई करो। देखो सेम वही चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस SO2 है, क्या हुआ यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। अब प्रोडक्ट में अगर देखोगे तो सल्फर के पास केवल सल्फर है, हाइड्रोजन कोई हाइड्रोजन नहीं, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और अगर हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है या ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर SO2, तो ऐसा तो कुछ है नहीं SO2, या फिर इधर देखो, अब इधर आपने ये कहा कि इधर SO2 था और इधर यहाँ देखो सेम वही चीज़, मतलब SO2 था, अब सल्फर में से ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है, याद करो, जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ये जो SO2 है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखो जरा, नाउ देखो बच्चे, बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोग जनरली दो इफेक्ट देखेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में इस ऑक्सीडेशन की वजह से दो इफेक्ट हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। कौन सा है, तो पहला आपका जो इफेक्ट है वो है कोरोजन, जिसको आप बोलते हो जंग लगना, जंग लड़ना नहीं जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग जिसको आप बोलते हैं ना। तो क्या है ये भाई, देखो इसमें होता क्या है, छोटा सा डेफिनेशन है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान से समझ लोगे ना तो बड़ा ही अच्छा सा ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। क्या कहता है, सुन लो मेरी बात जरा सुन लो तो आपको ये याद हो जाएगा। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल, मेटल का खाना। हाँ मेटल खा रहा है भाई, मेटल कौन खा रहा है, तो चलो देखते हैं मेटल कौन खा रहा है। तो स्लोली ईटिंग अप है ना, मेटल का खत्म होना, खाना, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अच्छा तो कौन खा रहा है भाई ये मेटल को, तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाटर वेपर है, ETC। तो ये सब गैसेस क्या करती हैं, जब अटैक करती हैं किसी मेटल पर तो उसमें क्या लगता है, कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सो एज टू कन्वर्ट द मेटल इनटू, तो जिसकी वजह से जो मेटल है ना वो देखो ऑक्साइड्स में या फिर कार्बोनेट में या फिर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। बात समझ में आ गई, बात क्लियर होगी। कोरोजन क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रस्टिंग, तो रस्टिंग जनरली किस में देखा जाता है, आयरन। देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि केवल आयरन में ही कोरोजन होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम का रस्टिंग फायदेमंद है, कैसे भी हम लोग देखेंगे लास्ट में इस चीज़ को। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, मतलब कोरोजन ऑफ आयरन, देखो रस्टिंग। तो जैसे एग्जांपल अब देखो क्या हुआ कि Fe, आयरन का सबसे पहले सिंबल आपको याद रखना है क्या, Fe। ये क्या किया, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की इतनी अमाउंट लेनी पड़ती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3/2। और XH2, XH2 का मतलब देखो ये H2O क्या है भाई, ये H2O आपकी एटमॉस्फेयर में वाटर है। ये X क्या है, डिपेंड करेगा, जैसे देखो अभी का जो सीजन चल रहा है ना, होता है ना कभी कभी कि एटमॉस्फेयर में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडी में हर समय क्या होते हैं, स्वेटिंग होती रहती है। ऐसा लगता है कि बॉडी ही स्वेट कर रहा है, बट बॉडी से स्वेटिंग नहीं होती है, वो एटमॉस्फेयर का वाटर होता है, वही बॉडी में जाकर क्या होती है, चिपकती जाती, तो ऐसा लगता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर में वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो रस्टिंग बहुत फास्ट तरीके से होगा, बहुत तेज़ी से होगा। जैसे मान लो एक लोहा है, एक लोहे को आपने छत पर रख दिया है और सेम वही लोहा उसी का एक छोटा सा भाई, उसको आपने अपने रूम में छुपा करके रखा है, तो किसमें ज़्यादा जल्दी से रस्टिंग लग जाएगा, ऑब्वियसली बात है जो छत पर होगा उसमें बहुत जल्दी रस्टिंग लग जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो बनता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बनता क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका चीज़ बन जाता है क्या, Fe2O3 XH2O।
जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब रस्ट। यही क्या है, हमारा रस्ट है, जो ऊपर जो जंग लगा हुआ जो दिखता है ना रेड रेड कलर का लोहे में, वही क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ये और कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का ये होता है। ये हमने बात कर ली आयरन की। कॉपर वायर में भी देखो रस्टिंग होते हैं। कैसे, कॉपर वायर में रस्टिंग होकर के देखो क्या बनता है, तो आपके पास आपने कॉपर वायर रख दिया छत पर, वो ग्रीन हो जाता है। कॉपर वायर जब उसमें जब रस्ट लग जाती है तो कैसे पता चलता है कि हाँ भाई, अगर उसमें जब देख लो कि अगर वो ग्रीन हो गया, कौन, कॉपर वायर, तो समझ लो कि उसमें रस्टिंग लग गई है, उसमें कोरोजन हो गया है। CO2 प्लस O2 प्लस H2। अच्छा, ये सब तीनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, इसको एटमॉस्फेयर से मिलेंगी। ये बात समझ में आ रही ना, ये तीनों चीज़ें हैं ये कहाँ से मिलेंगी, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, क्या बनता है, CuCO3, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। और कैसा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, मतलब CuOH का होल्ड राइज बेसिक। ये OH अभी हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। OH जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारा वो बेस होता है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अब ये ग्रीन कलर का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है बात। अच्छा, इनके अलावा अब एक और चीज़ आपकी बच गई, क्या, सिल्वर, चांदी। हाँ, ये वही वाली चांदी है जो लड़कियाँ स्पेशली पहनती हैं ना, पायल वगैरह जो पहने जाते हैं, ये वही चांदी है। फिर जो बच्चे भी, जो लड़के भी आजकल जो चांदी की अंगूठी पहनने लगे हैं। ठीक है, देखो तो सिल्वर। अब इसमें देखो कैसा होता है, इसमें ये जो सिल्वर है, कैसे पता चलेगा कि सर आपकी सिल्वर में रस्टिंग आ गई है, तो जो सिल्वर है आपका ब्लैक हो जाएगा। तो क्या बनता है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान रखना, Ag2S। ये सब लिख डालो, अपने एक पेज ले लो, पेज में सब सारी चीज़ें लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मस्ट है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, सो सिल्वर का आपका ये जब अगर कलर अगर ब्लैक हो जाए, इस तरीके से हो जाए Gs2, मतलब समझ जाओ कि उसमें क्या लग गया है, अब वो Ag नहीं रहा, उसमें Ag2S आ गया है वो। ठीक है ना, वो Ag से Ag2S बन गया, सिल्वर सल्फाइड बन गया, सॉरी सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर का। यही H2S एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, मतलब देखो एटमॉस्फेयर, ये जो H2S ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ही ले रहा है ना, सल्फर। ओके, अब क्या हम सर ये रस्टिंग जो चीज़ है, जरा समझो, क्या ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। ऑब्वियसली बात, ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, चीज़ों को खराब कर दे रहा है ना, उसकी सुंदरता को घटा दे रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो भाई कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट मतलब हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से, पेंट कर दो, जो भी आपके पास आयरन के आर्टिकल है उसको क्या कर दो, पेंट कर दो, ग्रीसिंग कर दो। मान लो आपके पास छोटे छोटे कील हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में ऑयलिंग करते हो ना, उसमें ग्रीसिंग करते हो चैन में उसके, तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी रस्टिंग होने से उसको बचा सकते हैं। एक और टर्म आपका बड़ा ही सिंपल सा टर्म है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का देखो मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल प्लेट होते हैं, आयरन के प्लेट होते हैं, जिसमें हम लोग जिंक की पतली सी लेयर लगा देते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक। तो इससे क्या होता है, हमारा वो कोरोजन मतलब रस्टिंग होने से बच जाता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही हिडन चीज़ है, ये छोटी सी चीज़ है। देखो, एल्यूमिनियम में भी रस्टिंग लगता है, लेकिन वो कभी आपको पता नहीं चलेगा। होता क्या है ना कि एल्यूमिनियम का जो रस्टिंग है ना, वो उस एल्यूमिनियम को और ज़्यादा रस्टिंग होने से बचाता है। होता क्या है, जैसे आपने कहा मेरे पास एल्यूमिनियम था, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या करता है, ये फर्दर इस एल्यूमिनियम को रस्ट होने से बचाता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज द कॉमन मेटल विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो एल्यूमिनियम क्या है, रेजिस्टेंट के मतलब ये बहुत आसानी से इसमें रेजिस्टेंट नहीं लगने वाला, मतलब बहुत आसानी से इसमें रेजिस्टेंट नहीं लगेगा, मतलब हाईली रेजिस्टेंट है ना, मतलब कोरोजन का बहुत ज़्यादा क्या करेगा, रेजिस्टेंट करेगा, विरोध करेगा कि नहीं नहीं मेरे में होना ही नहीं है, मेरे में नहीं होना है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ध्यान रखना, जो हाईली रेजिस्टेंट जो मेटल है वो क्या है आपका, एल्यूमिनियम है, जो कोरोजन को होने नहीं देगा अपने ऊपर। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से बच्चे लोग, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कर लिया है फिनिश। ठीक है, ओके, थोड़ी सी और ये चीज़ बच गई है, क्या बच गई है, ओके ओके ओके, ये चीज़ तो बच ही गया, रेंसिडिटी। अब देखो, ये पहला एग्जाम्पल था किसका, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, आप जो डेली लाइफ में देख रहे हो, तो ऑक्सीडेशन की वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो जा रही हैं। दूसरी चीज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब देखो क्या आता है, फूड का स्पॉयल हो जाना, फूड खराब हो जाना। सुबह पकाया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, शाम को खाने लायक नहीं बचा, उसमें से स्मेलिंग आने लगी, बैड स्मेलिंग आने लगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। बात समझ में आ गई। दी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल। क्या हो जाए भाई, बैड स्मेल में कन्वर्ट हो जाए, एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कैसे पता चलेगा, मान लो अचानक से कोई चीज़ मुंह में डाल लिया, बहुत खराब है, तो समझ जाना है कि वो क्या हो गया, वो फूड हमारा स्पॉयल हो गया, उसमें रेंसिडिटी है ना, वो रेंसिडिटी की फिनोमेना के अंडर में आ गया। तो मेथड ऑफ हम इसको भाई कैसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, देखो एक सिंपल सा मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोगों के घर में जो मम्मी लोग हैं जो हमारी ना, वो सिंपल सा क्या करती हैं भाई, रेफ्रिजरेशन कर देती हैं फूड को। सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर
अब देखो हर कोई रेफ्रिजरेशन नहीं कर सकता। जैसे मान लो आप जो चिप्स वाली जो पैकेट खा रहे होते हो, भाई उसको कैसे फ्रिज में डालोगे, तो क्या किया जाता है ना, उसमें उसकी वैक्यूम पैकिंग कर दी जाती है। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या है कि उसमें से जितने भी गैसेज हैं सारे गैसेज को बाहर निकाल दिया जाता है और तब जाकर के उसमें उसको सील पैक कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। अब और भी जैसे कुछ ऐसे होते हैं तो हम लोग उनमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मिलाते हैं तो जिसकी वजह से हमारी जो जो चिप्स का पैकेट वगैरह है वो महीनों महीनों तक खराब नहीं होता है। 2 महीना भी रख लो, 1 महीना भी रख लो तो खराब नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, वो तुरंत अगले ही शाम को क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। हो सकता है दूसरे दिन खराब हो जाए, तीसरे दिन खराब हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फूड को एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। जो कॉमन सा मेथड है वो है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ, ठीक है, जो कि हम लोग अपने अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब इतनी सारी बातें जो हैं वो बच्चे लोग समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना है। और ये मेरा चैनल है, आपका प्यारा सा चैनल राउंड टेबल स्टडी फाउंडेशन, ठीक है। ओके, तो ये हमारा प्यारा सा चैनल है राउंड टेबल स्टडी फाउंडेशन। चलो, आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से शेयर करना है और बहुत जल्द हम लोग सारे चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और देखो 1 शॉट के चक्कर में हम फिर से बोल रहे हैं, आपको अगर डिटेल नॉलेज चाहिए, डिटेल अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको पूरा का पूरा डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। और कहाँ आपको मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। आप देखो जाओ प्लेलिस्ट में, जो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। क्लियर है? चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।